1998 में दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में एक स्टडी हुई। पता चला कि वहां पर जितने भी लंग कैंसर के पेशेंट आ रहे हैं उनमें से 98% वो लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, किसी ना किसी तरह का धूम्रपान करते हैं। अब हम आते हैं 30 साल आगे। 2018 के बाद फिर से एक और शॉकिंग स्टडी हुई वहां पर, जिसमें पता चला कि आज वहां पर जितने लंग कैंसर के पेशेंट आते हैं 10 में से 7 मतलब कि 70% लोग वो हैं जो स्मोकिंग नहीं करते। नॉन स्मोकर्स हैं। ऑब्वियसली एक पॉजिटिव स्टेटमेंट था, पर मैं सोच रही थी साल चला ये और वही मेरे दिमाग में रहा कि 35 साल की उम्र पे 7 साल तो फिर क्यों जीना है, मतलब छोड़ दो सब कुछ। मुझे मैसेज करते थे एचआर वाले लोग या और कोई लोग कि भाई आपकी प्रोफाइल तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको तो ये बीमारी है, आप तो कभी भी मर सकते हो। अरे बाप रे, ऐसे बोलते? हाँ, तो मैंने कहा आप भी कभी भी मर सकते हो। अरे बाप रे, आपको ऐसे लोग बोलते थे इसमें? हाँ, तभी तो मैंने पोस्ट डाला। एक दिल्ली वाला एक दिन के अंदर 25 से 30 सिगरेट के बराबर धुआं अपने अंदर ले रहा है। इतना खराब हालत है। क्या करती है ये चीज इंसान के शरीर के? लंग कैंसर अब स्मोकर्स डिजीज नहीं है, वो ब्रीदर्स डिजीज। अगर आप सांस ले रहे हो आप रिस्क पे। AQI के मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, उनको इंटरसेक्शन से हटाकर उनको जंगलों में डाल दिया। तो क्या मेरे बच्चे जंगलों में स्कूल पढ़ने जाते हैं? अभी एम्स की एक स्टडी हुई जिसमें दिल्ली में हर 3 में से 1 बच्चे को उसके लंग्स में प्रॉब्लम है। अभी तो मुझे लगता है सुनामी ऑफ डिजीजेस इज टू कम। वो अभी आएगी बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन। यस, जो आपने पिछले 10-15 सालों में जो बर्बादी की है उसका तो अभी आप इफेक्ट देखेंगे। अभी तो आपने देखा ही नहीं। अब यहां पर इश्यूज बहुत हैं, लेकिन आज हमने अपने पॉडकास्ट में बुलाया है उर्वशी प्रसाद को, जो सिर्फ 33 साल की एज में नीति आयोग की डायरेक्टर बन गई थी। हेल्दी लाइफस्टाइल जिया उन्होंने, अपना जिम किया, हेल्दी खाना खाया, सब कुछ, नॉन स्मोकर, कभी सिगरेट नहीं पी, लेकिन आज उनको 4th स्टेज का लंग कैंसर हो गया है। 4th स्टेज का। लोग इससे बोलने से बचते हैं, लेकिन क्या हम ये समझते हैं कि ये चीज हमें कैसे खा रही है अंदर से? आज हम उर्वशी जी से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे उनका खुद का एक्सपीरियंस। सबसे पहले थैंक यू सो मच, थैंक यू हमारे यहाँ आने के लिए। सबसे पहले तो प्लीज ये बताइए आपकी तबीयत अभी कैसी है? अभी तो स्टेबल है दवाइयों पे, पर मेरा जिस तरह का लंग कैंसर है उसमें कोई अभी क्योर नहीं है 4th स्टेज पे, तो दवाई रोज लेनी पड़ती है। 4 साल से मैं ले रही हूँ और हर क्वार्टर स्कैन्स होते हैं, मॉनिटरिंग होती है देखने के लिए कि अभी भी काम कर रही है कि नहीं दवाई। ओके, सो मतलब 4th स्टेज नॉर्मली बोला जाता है कि यार ये तो शायद इसके बाद कुछ उम्मीद बची नहीं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि अच्छा ऐसे मत सोचिएगा, बट आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मेरे खुद के फादर के साथ ही 4th स्टेज का कैंसर उनको हुआ था, मीजोथेलियोमा हुआ था। हमने उनको बचाने की बहुत कोशिश की थी, वो बच नहीं पाए थे। तो आप कैसे लड़ रहे हैं इससे? नहीं, 4th स्टेज में भी तरह तरह के कैंसर्स होते हैं, तो हर कैंसर सेम नहीं होता और हर कैंसर हर इंडिविजुअल में सेम तरह से बिहेव नहीं करता। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब हम आंकड़े भी देखते हैं तो लगता है कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग पिक्चर है स्टेज 4 में, लेकिन आपकी कहानी फिर भी अलग हो सकती है। तो हर इंसान को वो एक दिमाग में सोच रखनी चाहिए, लेकिन मुश्किल ज़रूर है क्योंकि एक अनसर्टेनिटी है कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, ये आपको नहीं पता। तो वो एक ज़रूर चैलेंज है। तो इसमें कितना आसान होता है अपने आप को ये पॉजिटिव रखना? बिकॉज आप बैठे हैं जब से मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मुझे लगा नहीं बहुत ज़्यादा। नॉर्मली लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, कैसे? नहीं, मैं तो बहुत सिवियर डिप्रेशन में थी जब मेरा डायग्नोसिस हुआ। शॉक, डिप्रेशन, मुझे तो बहुत हफ्ते लग गए रजिस्टर होने में भी कि क्या हुआ है, क्योंकि मैंने तो ऐसे किसी कैंसर का नाम भी नहीं सुना था, जबकि मैं खुद पब्लिक हेल्थ में पढ़े हुए हूँ। लेकिन उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का शॉक था ऑब्वियसली, और डिप्रेशन बहुत था। तो मैं तब से लेके आज तक एंटी डिप्रेसेंट्स लेती हूँ। और वो मुझे मदद करते हैं इस लेवल की फंक्शनैलिटी लाने में। मैं इसमें आपसे थोड़ा और बातें करूंगा आगे जाके, लेकिन सबसे पहले आप प्लीज़ ये बताइए कि आप जब नीति आयोग में थे तो आपकी पोस्ट पे आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या थी? आप वहाँ पे क्या क्या करते थे? क्या एग्जीक्यूशन प्लानिंग वगैरह आप क्या करते थे वहाँ पे? तो मैं नीति आयोग में 8 साल थी, और मैंने तीनों जो वाइस चेयरमैन रहे हैं। तो स्ट्रक्चर नीति का है कि प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन हैं और
वाइस चेयरपर्सन जो हैं वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक में होते हैं। तो मैं एक ही प्रोफेशनल हूँ अभी तक जिसने तीनों के साथ काम किया। तो मैंने ऑफिस ऑफ वाइस चेयरमैन में बहुत समय बिताया और उसमें तो हर तरह के सेक्टर पे आपको काम करना पड़ता है, पर ऑफ कोर्स कोर सेक्टर मेरा हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ है। तो मैंने हेल्थ से रिलेटेड बहुत सी जो पॉलिसीज आई, प्रोग्राम्स आए, उन पे काम किया। और जो कोविड का रिस्पॉन्स था उस पे बहुत काम था मेरा। मतलब कोविड आप उसी टाइम थे वहां पे? जी आप मैनेज कर रहे थे उसे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस टीम का पार्ट थी जो रिस्पॉन्सिबल था कि हम पूरे रिस्पॉन्स को हम ओवरसी करें। लेकिन आप गवर्नमेंट में थे, आप इतनी टॉप पोजीशन पे थे, लेकिन अब आप ये बात आज आप ये कह रहे हैं, तो क्या उस वक्त आपको ये लगा या आपने मैसेज कन्वे किया कि स्पेशली कोरोना के टाइम पे कि भाई यार कम था? हमेशा, मतलब ये मैसेज तो हम हमेशा ही बोलते हैं। पब्लिक हेल्थ में तो जो काम करते हैं वो तो कॉन्स्टेंटली यही बोलते आ रहे हैं। लेकिन आई वुड से कि हमने हेल्थ को कभी भी प्रायोरिटाइज नहीं किया एज अ कंट्री, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं किया। वेरी फ्यू स्टेट्स, नोबल एक्सेप्शंस, जैसे केरला हो गया आपका, तमिलनाडु हो गया, उनको आप कह सकते हैं कि हाँ मतलब उन्होंने फिर भी इन्वेस्ट किया है। ऐसा नहीं उनके चैलेंजेस नहीं हैं, उनके अपने अलग चैलेंजेस हैं। उनके यहाँ एजिंग हो रही है ऑलरेडी और तरह की बीमारियां हैं, लेकिन कम से कम उन्होंने सोचा है कि ये एक इन्वेस्टमेंट है जो हमें करना है, चाहे पब्लिक हेल्थ हो चाहे एजुकेशन हो। लेकिन ओवरऑल एज अ कंट्री अगर मैं कहूँ तो हमने पब्लिक हेल्थ को कभी माना ही नहीं है उस सीरियसनेस से, और कितने सालों से वही बातें हम बोल रहे हैं। और मुझ जैसे बहुत लोग हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन हमारी सुनने वाला भी कोई होना चाहिए। इस बारे में मैं आऊंगा आगे, बट ऑन अ सीरियस नोट, जब फर्स्ट टाइम आपको ये पता चला, डॉक्टर ने बताया कि यार आपको स्टेज 4 का कैंसर हो गया, तो क्या चल रहा था आपके दिमाग में? क्या शॉक था? कैसा लगा कि भाई ये कैसे पॉसिबल है? क्या सरप्राइज था? एक्चुअली मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं उस तरह से, क्योंकि मेरी हालत थी नहीं प्रोसेस करने की। उस टाइम तक जब तक डायग्नोसिस आई, ऑलरेडी 50 दिन तक कुछ अनरिलेंटिंग फीवर चला था। 2022 में हुआ? हाँ। तो 40-50 दिन तक आपको रोज बुखार आ रहा है, आपको नोजिया है, वॉमिटिंग हो रही है, आप खा नहीं पा रहे हो, लिटरली बेहोश आप पड़े हुए हो बेड पे। तो कोई कंडीशन नहीं थी कि आप मुझे कुछ भी बताते हो, मुझे रजिस्टर भी करता। तो मुझे तो बहुत हफ्ते लग गए समझने में। मतलब आप ये कह रहे हो कि फैमिली को पता चल गया तो उन्होंने आपको बताया नहीं? हाँ, उनको, बिकॉज उनको पता था कि कुछ इसको रजिस्टर भी नहीं होगा। डॉक्टर भी मुझे कुछ बोलते तो रजिस्टर नहीं होता। अच्छा। सो किसी ने कुछ बोला नहीं, मुझे बस एक दवा प्रिस्क्राइब कर दी मेरे डॉक्टर ने, और यही बोला कि भाई मेरा एक पेशेंट था जो इस दवा पे 7 साल चला, जो अच्छा। उनके लिए ऑब्वियसली एक पॉजिटिव स्टेटमेंट था। पर मैं सोच रही थी साल चला कि मैं 35 साल की उम्र पे आप मुझे 7 साल गुड केस सिनेरियो बता रहे हो। तो उस टाइम दिमाग में सिर्फ यही बातें रह जाती है। तो वो ऑल्दो बहुत पॉजिटिवली वो बता रहे थे मुझे कि भाई इस दवा पे चला और फिर उसके बाद और ऑप्शंस है, लेकिन उतना मेरे पास उस टाइम रजिस्ट्रेशन था ही नहीं। मैंने सिर्फ 7 साल सुना और वो ही मेरे दिमाग में रहा कि 35 साल की उम्र पे 7 साल तो फिर क्यों जीना है, मतलब छोड़ दो सब कुछ। ये बहुत अजीब चीज है, बिकॉज मुझे याद है मेरे फादर को डॉक्टर ने 6 महीने दिए थे, और जब उनको स्टेज 4 का कैंसर हुआ था तो मुझे अभी भी याद है, मैं उनकी रिपोर्ट्स लेके अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाता था बिना उनको बताए कि शायद कोई डॉक्टर कहीं पे बोल दे कि नहीं पॉसिबल है, हो जाएगा, हम कुछ कर देंगे। लेकिन आई रिमेंबर एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था साकेत में, वहां पे जाके मैंने वहां के चीफ ऑन्कोलॉजिस्ट को मैंने दिखाई उनकी रिपोर्ट, सर ये, और मैं इस उम्मीद में कि शायद वो कुछ पॉजिटिव बोल दें। उन्होंने ऐसे करके पेपर मेरे सामने फेंक दिया, ये कुछ नहीं है तो कुछ बचा ही नहीं। एंड ही गॉट अप एंड ही लेफ्ट, वहां से चले गए। एंड मैं वहां पे आई थिंक इस एज में फर्स्ट टाइम रोया था मैं 10 मिनट बैठ के कि कमाल यार, कोई बताता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ लैक ऑफ कंपैशन, लैक ऑफ एम्पैथी बहुत है, और वो हेल्थ सिस्टम में भी बहुत है। ओवरऑल आई थिंक हमारे यहाँ बहुत कम मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिलता है किसी को, बहुत कम इमोशनल सपोर्ट मिलता है। जब ऐसी डायग्नोसिस होती है तो वो सिर्फ कैंसर और फिजिकल सिम्टम्स नहीं होते, उसमें आपको पूरे तरह का सपोर्ट चाहिए होता है। लेकिन हमारे यहाँ वो बहुत ही कम है, और एम्पैथी नहीं है लोगों में, वो जनरली नहीं है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे फादर तो जब किसी अगर फंक्शन में जाके बैठ जाते थे तो लोग उनसे बात नहीं करते थे आगे। बिल्कुल, एज इफ लाइक पता नहीं उनको कोई स्किन की बीमारी है कि आपको टच करोगे तो आपको हो जाएगा। अभी भी लोगों को लगता है
कि हमें ये फैल सकता है, या अगर किसी को हुआ है तो वो कर्स्ड है, उसका बुरा कर्मा है। तो ये सब बातें इतने पढ़े लिखे लोग भी आके आपके मुंह पे बोल के चले जाते हैं कि भाई आपके कुछ कर्म रहे होंगे। ऐसे भाई मुझे तो नहीं पता क्या कर्म रहे होंगे, आप ही बताइए। तो ये हमारे यहाँ बड़ा एक अभी भी चैलेंज है। और सोचना कि कैंसर फैलेगा या उससे कुछ मनहूसियत आएगी, बीमारी है जैसे कि कितनी और बीमारियां हैं, तो ये भी बीमारी है। और ऐसी बीमारी है जिसका क्योर नहीं मिला है, that's it। हाँ, that's it। एक टाइम था जब लेप्रेसी का भी क्योर नहीं था, जब पीलिया का भी क्योर नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही नहीं था, आज है। करेक्ट। आपने कभी स्मोकिंग नहीं की, मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, आपने कभी स्मोकिंग नहीं की, करेक्ट बोल रहा हूँ? जी। आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे थे जी। आप एक अच्छे आई थिंक नीश क्लास से आते हैं जहां पे आपके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं अपना ध्यान रखने के लिए, अच्छी मेडिकल सर्विसेज हैं, फिर भी जब कैंसर हो गया, वो भी लंग कैंसर, तो क्या फीलिंग थी यार, ये मुझे कैसे हो सकता है? नहीं, इसीलिए मैंने शुरू में तो वो बहुत ही कंफ्यूजिंग था, क्योंकि मैंने ये सुना भी नहीं था ये एल्क पॉजिटिव लंग कैंसर, ये क्या होता है। मतलब एल्क पॉजिटिव, हाँ। अच्छा। तो एल्क एक्चुअली जीन है जो हम सब में होती है, लेकिन वो स्विच्ड ऑफ रहती है नॉर्मली किसी ट्रिगर की वजह से। इन दिस केस द मोस्ट लाइकली ट्रिगर बीइंग एयर पोल्यूशन, तो वो उससे ऑन हो जाती है कुछ लोगों में, और फिर ये कैंसर डेवलप होता है। तो मैंने कभी ये नाम सुना नहीं था एल्क पॉजिटिव। तो मेरे लिए तो जब मैंने सुना तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था। और ये नॉन स्मोकर्स लंग कैंसर क्या होता है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ में भी काम करके हमने अधिकतर टोबैको से ही एसोसिएट किया है लंग कैंसर को। तो वो पहली बार वो रियलाइजेशन आया कि नहीं, ये भी कुछ चीज़ है, और ये अधिकतर जो यंग लोग हैं उनको अफेक्ट करती है। हम इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड की बहुत बात करते हैं, तो भाई मैं तो पीक डेमोग्राफिक डिविडेंड में आ रही थी जब मेरा डायग्नोसिस हुआ, जो कि 35 इयर्स एज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है आपके करियर में, आपकी लाइफ में। करेक्ट। उस टाइम पे आपको ऐसा डायग्नोसिस मिल जाए, तो यंग लोगों में होता है, महिलाओं में ये अधिकतर होता है और बढ़ रहा है। तो ये सब जो चीज़ें मुझे फिर बाद में डिस्कवर हुई, पहले तो मुझे भी नहीं था इतना ध्यान, और लोग भी आपको जो मिलते हैं वो यही डिसमिस कर देते हैं कि ये तो रेयर है, ये होता नहीं है ज़्यादा। लेकिन अब आप देखिए, आंकड़े देखिए, सब बढ़ रहे हैं। आप किसी ऑन्कोलॉजिस्ट से बात कर लिए, वो बताएंगे आपको कि पहले उनके पास शायद 10 से 15% पेशेंट उनके लंग कैंसर के नॉन स्मोकर होते थे। 10-15 साल पहले अगर आप देखें। करेक्ट। और अब कहते हैं वो पूरा रिवर्स हो गया है। अब स्मोकर्स बहुत कम आते हैं और मेजॉरिटी नॉन स्मोकर आ रहे हैं उनके पास, यंग लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं। तो ये तो एक क्राइसिस ही है एक तरह से। मैं आपका आर्टिकल पढ़ रहा था और साथ में मैंने रिसर्च किया, उसमें पढ़ रहा था कि लंग कैंसर के केसेस में ऑलमोस्ट मेल और फीमेल दोनों का रेशियो 60-40 चल रहा है। जितना आदमियों को हो रहा है ऑलमोस्ट उतना ही औरतों को भी लंग कैंसर हो रहा है। लेकिन आपने स्पेसिफिकली अपने क्विंट के आर्टिकल में मेंशन किया था कि इसका म्यूटेशन, इसको ट्रिगर, इस पर्टिकुलर जीन को जो एल्क पॉजिटिव आपने बताया जिसकी वजह से कैंसर हुआ, इसको ट्रिगर सिर्फ और सिर्फ हवा के पोल्यूशन ने किया, दिल्ली की हवा के पोल्यूशन। जी, ये सबसे ऑब्वियस जो ट्रिगर है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर के लिए, वो यही माना जाता है। बाहर के देशों में अगर आप देखें तो इतना आउटडोर पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन उनके घर में कई बार होता है, क्योंकि वो एस्बेस्टॉस यूज होता है, या हीटिंग के लिए रेडॉन यूज हो गया घरों में या बिल्डिंग्स में। तो कई बार उन लोगों को जो होता है वो उस वजह से होता है। लेकिन हमारे यहाँ, और स्पेशली मेरे जैसे लोग जो घर पे हम लोग कोई बायोमास नहीं जला रहे, जो हमारे रूरल एरिया में तो अभी भी लोग बायोमास एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं, तो उनका तो इंडोर एयर पोल्यूशन भी है। लेकिन मेरे लिए वो नहीं था। वो जो उपले जलाते हैं गांव में, आज भी लोगों को पता नहीं, आज भी है वो, तो वो भी बड़ा रिस्क फैक्टर है। और तभी महिलाएं ज्यादा रिस्क, क्योंकि महिलाएं ज्यादा वो सब जलाती हैं, कुकिंग करती हैं। लेकिन चलिए, मेरे लिए तो वो सब नहीं था। तो मेरे लिए तो फिर आउटडोर ही एक बचता है, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली इस समय दिल्ली में रही हूँ, मैंने काम किया है, मैं हमेशा ऑफिस गई हूँ, सो एक्सपोजर रहा है मेरा। एंड बल्कि आपको जरूरत भी नहीं कि आपको 10-10 साल का एक्सपोजर हो,
मतलब आपके लिए 1 महीने का एक्सपोजर भी आपके लिए बहुत हानि ला सकता है, ये लोग समझते नहीं है। 1 महीने का एक्सपोजर? हाँ, 1 महीने, उससे कम भी एक्सपोजर 1 हफ्ते का हो जाए आपको, अगर इस तरह के AQI जो हमारा विंटर में स्पेशली होता है कि कोई 1000 है, कोई कह रहा है 1500 है, मतलब वो स्केल्स ही मेजर करना छोड़ देते हैं, उस लेवल तक पहुंच जाता है। तो उसमें आपको कोई जरूरी नहीं कि 10 साल आप उसमें जिए, वो आप उसमें थोड़े भी देर रहेंगे तो वो इफेक्ट कर सकता है। ये जरूर है कि इफेक्ट आपकी बॉडी पे शायद कुछ साल बाद दिखे। ये कोविड जैसा नहीं है, ये होता है कि कैंसर में अभी वायरस हुआ और अभी हम गिर के मर गए, इमीडिएटली हो जाता या है। 1 महीने में, या 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में। लेकिन इसमें है कि आपको शायद 5 साल में दिखे इम्पैक्ट, शायद 10 साल में दिखे, कहीं 20-30 साल के बाद भी। 20-30 साल बाद दिखे। जो आज बच्चे इसमें पैदा हो रहे हैं, अब हो सकता है उनमें 20 साल बाद आपको ये दिखे और आप समझ भी ना पाए कि क्यों हो रहा है। मेरे जान पहचान के कुछ लोग थे, वो यूएस से आए थे बहुत लंबे टाइम के बाद। तो जो आंटी थी उनके, शी इज अराउंड 65 समथिंग उनकी एज थी, तो वो तो इंडिया में 1 महीना रही थी कंटिन्यूअसली। उनका थ्रोट का इन्फेक्शन, गला खराब और नाक खराब, वो बेचारी बाहर भी नहीं जा पाती थी। तो ये तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है जो ये दिल्ली में आते ही फेस करना बिल्कुल, मतलब कि आपका थोड़ा कोल्ड कॉफ हो गया, आपकी नाक बह रही है, आपको डस्ट एलर्जी हो गई, तो ये चीजें तो शॉर्ट टर्म वाली हो गई। लेकिन आपको नहीं पता कि मीडियम लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी में क्या अंदर चल रहा है। क्योंकि ये जो पार्टिकुलेट मैटर होता है PM 2.5, वो जाके सेटल हो गया अगर किसी टिश्यू में, आपके ब्लड स्ट्रीम से जाके वो किसी जगह बैठ गया, वो तो वो कुछ भी ट्रिगर कर सकता है। अब उसमें वक्त जरूर लग जाए, ऐसा नहीं कि मतलब आपको स्टेज 4 कैंसर 1 दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो ट्रिगर उसके लिए आपको उसी टाइम हो जाता है जब आप वो पार्टिकुलेट मैटर आपके अंदर जाता है। तो ये बात ऑल्सो लोग आई थिंक समझते नहीं है। मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ दिल्ली में भी जो कहते हैं हम तो ठीक हैं, आपको किसी और वजह से हुआ होगा। उनको शायद ये लग रहा है कि हम ठीक हैं, अभी ठीक है, अभी उनको लग रहा है, वही शायद आगे जाके पिक्चर बहुत क्लियर होगी। तो हम हेल्थ में ना एक्चुअली ये एक एज अ कंट्री माइंडसेट बदलने की जरूरत है कि जब तक हम बीमार नहीं पड़ते हम ध्यान नहीं देते। तो ये बदलना है कि मतलब बीमार पड़ने से पहले आप उस बात पे कुछ प्रोएक्टिव एक्शन लें। जब आपने ये बताया तो जब सोसाइटी में आप इस बारे में बात करते हुए किसी को पता चलता है कि भाई अरे उर्वशी को कैंसर हो गया, तो कभी ऐसा होता है लोग बोलते हैं भाई इसे कैसे हो सकता है, मतलब जरूर कुछ किया होगा इसने, जरूर कुछ पीती वीती होगी, सिगरेट विगरेट पीती होगी। अब लोग मुझे आके नहीं बोलते इतना, क्योंकि शायद अब जो भी है उनको डर भी लगता है और जो मतलब मुझे नहीं आके बोलेंगे बिकॉज मेरा एक सर्टन पोजीशन है सोसाइटी में भी, प्रोफेशनली। बट आई एम श्योर लोगों को बोलते होंगे और शायद अपने मन में सोचते होंगे, लेकिन ऐसी और ऊट पटांग बातें तो आती हैं कि भाई आपका कर्मा और पास्ट लाइफ और ये लाइफ, और फिर आपका कर्मा नहीं तो आपके माँ बाप का कर्मा रहा होगा। तो मतलब अगर हम ऐसा माइंडसेट रखेंगे तो हम कैसे साइंटिफिक टेम्पर बनाएंगे और किस तरह से हम उसके सोल्यूशन लाएंगे। सबसे अजीब बात यह है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। 100 साल पहले जब किसी को जॉन्डिस हुआ करता था तो उस टाइम ये बोल दिया जाता था कि इसके बुरे कर्म हैं, ठीक है जी, इतना ये व्रत करो, ये इसको इतने खाना खिलाओ, इतने चक्कर काट के आओ ये। लेकिन जब उसका इलाज आ गया तो फिर वो कहानियां खत्म हो गई। आज इसके बारे में और वो भी पढ़े लिखे लोग करते हैं, पढ़े लिखे लोग करते हैं और मेरे मुंह पे बोल जाते हैं कि नहीं आपके साथ हो गया क्योंकि भगवान आपके साथ खुश नहीं होंगे, हमें नहीं होगा क्योंकि हमारे साथ भगवान बहुत खुश है। करने का चलिए आपके साथ खुश रहे। तो पढ़े लिखे लोग कॉन्फ्रेंस में आके बोल जाते हैं, कंप्लीट स्ट्रेंजर्स जिनको आप जानते तक नहीं है। तो मेरे को याद है अभी रिसेंटली आपकी आपने एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं उसके बारे में, सेमिनार में आप गए थे, मैं उस पर आऊंगा अभी। जब आपने अपने ऑफिस में फर्स्ट टाइम ये पता चला होगा कि भाई अरे उर्वशी को स्टेज 4 का लंग कैंसर हो गया यार, तो नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, मतलब इतने बड़े लेवल की जगह, थिंक टैंक, एंड हर कोई वहां पर, और जो पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी के लिए काम कर रहा है, तो क्या रिएक्शन था? क्या वो प्रोफेशनली लिया या वहां पे भी लोगों ने? नहीं, आई थिंक बहुत से लोगों में तो खैर इंडिफरेंस होती है, बस वो काम से काम उनको मतलब होता है, आपके साथ जो भी हो रहा हो होता रहे। तो वो कैटेगरी ऑफ लोग बहुत होते हैं। कुछ थे उस टाइम जो थोड़े से एम्पैथेटिक थे, जो थोड़ा सा ये होता था कि भाई आपको कुछ सपोर्ट चाहिए या आपको अपने टाइमिंग्स में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए काम करने में,
तो बट वो बड़े ही माइनॉरिटी के लोग थे और आई थिंक मेजॉरिटी लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या है। जबकि मैंने आर्टिकल भी उस टाइम लिखा था जब मुझे थोड़ा होश आया और कुछ महीने बीते, तो फिर मैंने लिखा एक आर्टिकल और मैंने वो ऑफिशियल ग्रुप पे हमारे शेयर किया था। तो उसमें तो खैर बहुत लोगों ने फिर सपोर्ट किया, वो सब किया, लेकिन मुझे लगता है समझ अभी भी लोगों को बहुत कम थी कि एग्जैक्टली किस टाइप का कैंसर है, इसका मतलब क्या है। इसमें उस तरह की कीमोथेरेपी नहीं होती, इसमें अलग तरह की आपकी ओरल दवाइयाँ चलती हैं और इसमें कोई एंड डेट नहीं है ट्रीटमेंट का। तो ये सब चीज़ें लोगों में अंडरस्टैंडिंग है नहीं, मतलब जबकि मैंने बहुत लिखा है और बहुत बोला है इसके बारे में, बट आई फील दैट वो अभी भी कम है वो अंडरस्टैंडिंग, और एम्पैथी की भी कमी ज़रूर है। वो मुझे हमेशा महसूस हुई, बहुत कम लोगों से वो मिलती है। ये सरप्राइजिंग नहीं है कि मतलब उन लोगों में एम्पैथी नहीं है जो लोग एक्चुअली में 140 करोड़ लोगों के लिए हेल्थ पॉलिसी बना रहे हैं, वो अपने कोलीग के लिए एम्पैथी नहीं दिखा पा रहे। हाँ, मतलब बहुत लोग नहीं दिखाते और आपके अपीयरेंस पे आके बल्कि उल्टा कमेंट कर जाते हैं कि अरे आपके तो बाल नहीं गए और आपका वजन कम होने की जगह बढ़ गया है। मैंने कहा ये भी होता है, कुछ दवाइयों से बढ़ जाता है। हर कोई वो नहीं होता कि बाल चले गए और बिल्कुल ही वो 20 किलो का इंसान हो गया। होता है, कुछ पेशेंट्स के साथ होता है, कुछ पेशेंट्स के साथ कुछ और होता है। मतलब जैसे इंसान अलग अलग के हैं तो वैसे ही जो लोग कैंसर के साथ है वो भी अलग अलग के हैं। तो वो ये सवाल वो आउट ऑफ क्यूरोसिटी पूछते हैं या ताने मारते हैं? मतलब मुझे रियली पता नहीं, एंड आई डोंट नो कि हम इंडिया में इतने कंफर्टेबल क्यों है कि किसी को भी जाके कुछ भी बोल देते हैं। मतलब थोड़ा फिल्टर, थोड़ा सा बैरियर, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि भाई हमें नहीं बोलना चाहिए ऐसे किसी की अपीयरेंस पे, चाहे आप पॉजिटिव या नेगेटिव बोलें। मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप मुझे जानते भी नहीं उतने अच्छे से तो आप क्यों आके मुझे रैंडम कमेंट कर रहे हैं कि भाई आपकी वेट या आपके बाल या आप कैसे दिख रहे हो। कोई ज़रूरत नहीं है इस पे कमेंट करने की। हम बहुत इंसेंसिटिव लोग हैं, आई गेस हम हाँ, हैं वैसे, मुझे लगता है। एंड आई थिंक हम इसको पास ऑन कर देते हैं कि अरे हम तो फ्रेंडली हैं, हम तो बस बातें ज़्यादा करते हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग कोल्ड होते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि थोड़ी बाउंड्रीज हर इंसान की होनी चाहिए और हर रिश्ते में होनी चाहिए। और यहाँ तो स्ट्रेंजर्स हैं जो आपको आके क्या क्या बोल जाते हैं, तो उनके साथ तो आपका कोई रिश्ता भी नहीं होता। सोसाइटी में आई थिंक सेंसिबिलिटीज वैसे भी बहुत कम है शायद। अभी मैं लास्ट में योगिता भयाना आई थी हमारे पास, एंड शी इज एन एंटी रेप एक्टिविस्ट, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि आजकल तो लोग इतना ज्यादा इनसेंसिटिव हो गए हैं रेप को लेकर भी, दैट हो जाता है, इट्स जस्ट न्यूज़, इट्स जस्ट ठीक है, एक नंबर है, आगे बढ़ो, मतलब वो वाली। अच्छा, इसी में मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आप जब आपका ये आपको पता चला कि आपको कैंसर हो गया है, तो फिर क्या हुआ ऑफिस में? फिर आपने खुद डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे मैं काम नहीं करना है, या मुझे इतना थक जाऊंगी, या जो भी हेल्थ रीजंस की वजह से, या फिर ऑफिस वालों ने बोला कि भाई अब तुम्हें चले जाना चाहिए? नहीं, मैं तो काम मैं कर रही थी, मैं आज भी कर रही हूँ, बट मैं नीति आयोग में 2024 तक थी। मैं आप थे वहाँ पे? हाँ, तो मैं अपने डायग्नोसिस के भी 2-2.5 साल बाद तक रही वहाँ पे। और मैंने तो अपना पूरा काम किया। एक्चुअली मैं तो आई वुड थिंक कि जो हेल्दी सो कॉल्ड लोग हैं उनसे ज़्यादा ही मैं काम करती हूँ, बिकॉज मैं बहुत पैशनेट हूँ इस एरिया के बारे में और बहुत ड्रिवन हूँ मैं। तो मैं हमेशा ही रही हूँ वैसे। तो मुझे नहीं लगता कि कैंसर आपको फंडामेंटली बदल देता है। मतलब वो बीमारी है, लेकिन आप एट द कोर वही इंसान हो। तो ठीक है, थोड़ा एडजस्टमेंट रहता है। थोड़ा ये होता है कि शायद आप सुबह इतने फंक्शनल ना हो, आप शायद लेटर इन द डे आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएं। तो कई बार मैं लेट रात तक काम कर लेती हूँ, 2 बजे तक कर लिया, 3 बजे तक कर लिया। ठीक है, मुझसे सुबह नहीं हो रहा, मैंने रात को कर दिया। अभी भी करते हैं? हाँ, मैं तो अभी भी, मैं बल्कि मेरे बॉस थे वहाँ पे नीति आयोग में, राजीव कुमार, वो वाइस चेयरमैन थे। तो उनका अब एक थिंक टैंक है, तो मैं उसके साथ काम करती हूँ नीति छोड़ने के बाद भी। पेशेंट एडवोकेसी का मेरा बहुत काम है, तो मैं बाहर भी बहुत जगह पे जाती हूँ, विदेश में रिसर्चर्स से मिलने, और लोगों से मिलने, और हमारे पेशेंट्स के लिए एडवोकेट करने कि भाई हमारे पेशेंट तो क्लिनिकल ट्रायल में ही नहीं जा पाते, वो दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत महंगी हैं दवाइयाँ। तो ये सब मेरा बहुत काम रहता है, लिखने का, स्पीकिंग और मिलना स्टेक होल्डर्स से। तो वो सब तो खैर मैं ऐसे ही करती हूँ, उसमें कोई कॉम्पनसेशन नहीं आता मुझे, बट आई डू इट बिकॉज मुझे पैशन लगता है इस कॉज के बारे में, और मुझे लगता है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुद्दे उठाना। तो आपने 2024 में वहां से छोड़ा? जी, राइट। उसके बाद फिर मैं आपका एक लिंक्डइन का आर्टिकल बड़ा फेमस हुआ था
जिसमें आपने बताया था कि भाई मैं कहीं और जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ तो वहाँ पे मेरे साथ एचआर वाले डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, कैंसर डायग्नोसिस के बाद जॉब ऑफर्स आते हैं हेल्थ केयर में, पर जैसे ही उनको पता चलता है कि मुझे स्टेज 4 का कैंसर है तो वो चुप हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। जी। तो ये एक्सपीरियंस कैसा था? एक्चुअली मैं तो इतना एक्टिवली मैंने कुछ ढूंढा भी नहीं, जो मेरे पास आया है वो खुद ही लोगों ने मुझे बहुत हद तक अप्रोच किया है। ये थिंक टैंक में भी उधर से ही उन्होंने अप्रोच किया था कि आप हमारे साथ आना चाहेंगे या काम करना चाहेंगे, तो मैंने इतना ज़्यादा आउटरीच इमीडिएटली करा भी नहीं था, जो कि चीज़ें आ रही थी और मैं बिजी थी। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिजी रहना है मतलब कुछ कंस्ट्रक्टिव करते रहना है, लेकिन ये नहीं है कि मैं कोई बहुत पैसे कमाऊं या कुछ बहुत फैंसी मेरा टाइटल हो या ऐसा कुछ हो। तो लेकिन कई बार ना लोग खुद देख के कि मैंने नीति अब छोड़ दिया है तो वो खुद मुझे मैसेज करते थे, एचआर वाले लोग या और कोई लोग, कि भाई आपकी प्रोफाइल तो बहुत अच्छी है लेकिन आपको तो ये बीमारी है, आप तो कभी भी मर सकते हो। अरे बाप रे, तो ऐसे बोलते? हाँ, तो मैंने कहा आप भी कभी भी मर सकते हो। अरे बाप रे, आपको ऐसे लोग बोलते थे इसमें? हाँ, तभी तो मैंने पोस्ट डाला तो कि आप कभी भी मर सकते हो। अरे बाप रे। तो मैंने कहा कि आपको क्या पता कि आपके किस एम्प्लॉय को हार्ट अटैक हो जाएगा रात को और अगले दिन वो नहीं आएगा, आपको नहीं पता ना, तो आप कैसे मतलब नौकरी पे नहीं रखना तो मत रखो यार, ये बोलने का नहीं। क्या? और मैं तो आपसे मांग भी नहीं रही नौकरी, मैं तो कह रही हूँ भाई मैं खुद कर लूंगी ना, मैं तो हूँ सेल्फ सफिशिएंट और मैं इतनी क्वालिफाइड हूँ कि मुझे नहीं चाहिए आपका कुछ, लेकिन आप मुझे ऐसी चीजें क्यों बोल रहे हो? करेक्ट। यू नो, तो वो मैंने उनको भी बोला और मैंने पब्लिकली पोस्ट भी डाला कि ये माइंडसेट जो है हमारा, मैंने कहा भाई किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटीज है, अब उनको हार्ट अटैक हो गया तो वो काम नहीं कर पाए या कुछ हो गया उनको, आप थोड़ी ना प्रेडिक्ट कर पा रहे हो अपने सब एम्प्लॉइज के लिए। तो इतना खराब माइंडसेट है हमारा इन चीजों को लेके। और ये बाहर आप देखिए, जैसे मैं यूके से बहुत फेमिलियर हूँ क्योंकि मैं वहां पढ़ी हूँ, वहां आप ये सब कर नहीं सकते, मतलब कोई अगर करेगा भी तो आप उसको लिटरली कोर्ट तक ले जा सकते हैं और वो नेशनल इशू बन जाएगा कि किसी ने इस तरह के इंसान के साथ ये किया। ऐसी बकवास आपको अलाउड ही नहीं है डिस्क्रिमिनेट करना। अब मैं वापस आता हूँ दिल्ली पे। दिल्ली की आपने स्पेसिफिक अपने आर्टिकल में लिख दिया कि हाँ, दिल्ली की जो पोल्यूशन है, दिल्ली का जो पोल्यूटेड हवा है, उसने मेरे अंदर के इस पर्टिकुलर जीन को ट्रिगर किया जिसकी वजह से मुझे कैंसर हुआ और आज वो स्टेज 4 पे पहुंच गया। हेल्दी लिविंग करने के बावजूद मैंने कभी स्मोकिंग नहीं की, कुछ नहीं की, लेकिन आज ये बोला जाता है कि करीब एक दिल्ली वाला एक दिन के अंदर 25 से 30 सिगरेट के बराबर धुआं अपने अंदर ले रहा है। इतना खराब हालत है। क्या करती है ये चीज इंसान के शरीर के अंदर आपके हिसाब से? वही होता है कि जब ये PM 2.5 है या PM 10 भी है, लेकिन 2.5 तो और भी फाइन हो गया, पार्टिकुलेट मैटर, तो वो आपके शरीर में अंदर जाके वो आपके ब्लड स्ट्रीम में, आपके टिश्यूज में घुस सकता है, वो जो कि बड़ा ही छोटा सा पार्टिकुलेट मैटर है। और वो जब घुस जाता है तो जो या तो आपकी सेल में कुछ डॉर्मेंट हो, मतलब कुछ हो भी अगर खराबी, लेकिन वो अभी चुप है, वो एक्टिव नहीं है वो खराबी, वो जाके उसको एक्टिवेट कर सकता है। या बिल्कुल ही आपकी परफेक्टली हेल्दी कोई सेल हो, उसको जाके खराब कर सकता है वो। तो ये चीज साइंस में अब बहुत पढ़ी गई है, दुनिया में बहुत एविडेंस आई है इसकी। और दुनिया छोड़िए, हमारी अपनी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो हमारी एपेक्स बायोमेडिकल रिसर्च एजेंसी है, उन्होंने स्टडी निकाली थी कि 1.7 मिलियन डेथ्स 2019 में एयर पोल्यूशन की वजह से थी। 1.7 मिलियन, 17 लाख लोग। तो और उन्होंने टोबैको और एयर पोल्यूशन को एक ही लेवल पे रखा है रिस्क के हिसाब से, कि जितना रिस्की टोबैको है आपके लिए, उतना ही रिस्की एयर पोल्यूशन है लंग कैंसर के लिए। टोबैको सिगरेट के डब्बे पे तो आप 50 रुपए टैक्स लगा सकते हो, अपना हवा पे कैसे लगाओगे? और वो इतनी खराब, आप फोटोज डालते हो, कहते हो मत पियो सिगरेट, लेकिन हवा, तो मैं वही कहती हूँ कि लंग कैंसर अब स्मोकर्स डिजीज नहीं है, वो ब्रीदर्स डिजीज है। अगर आप सांस ले रहे हो, आप रिस्क पे हो। तो ये हमारी एजेंसीज कह रही हैं, आपको चलो विदेशी नहीं माननी, पर हमारी तो मानेंगे। कई सारे लोग आते हैं बड़े चौड़े होके बोलते हैं, भैया हम तो बचपन से यहाँ पे रह रहे हैं, हमें तो इसी हवा में बैठे हैं, हमें तो आदत हो गई, हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, देखो हम ठीक ठाक हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहिए? देखिए, हर स्मोकर को भी कैंसर नहीं होता, तो फिर उस लॉजिक से तो हमें सबको ही स्मोक कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको नहीं होता। ये लॉजिक नहीं है, जो चीज खराब है वो खराब है। अब आपको ना हो, आपकी किस्मत आपको बचा ले, आपको और कोई फैक्टर बचा ले, वो अलग बात है।
बट आप अपनी रिस्क बढ़ा रहे हो, उसमें कोई शक नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत सिगरेट पीता था, तो एक दिन मैं ऐसे ही उसे बोल रहा था बैठा हुआ, भाई तू इतना मत पिया कर, इतना अच्छा नहीं है तेरे लिए यार, क्या करेगा आगे जाके। तो पलट के मुझे बोलने लग गया कि तू कौन सा सेफ है भाई, हाँ, सुबह से शाम तक तुम बैठे, छोटे छोटे बच्चे बेचारे मुंह पे मास्क लगा के घूम रहे हैं, इतनी बुरी हालत, तू कौन सा सेफ है वहां पे। अब एक बड़ी अच्छी स्टडी, कई सारी स्टडीज हुई है जिसमें पता चलता है कि भाई अगर इस पर्टिकुलर AQI की वजह से एक नॉर्मल दिल्ली वाले की लाइफ 5 से 10 साल कम हो रही है, जी, ठीक है, तो ये कभी जब ये जो नंबर है 5 से 10 साल एक आदमी की लाइफ कम हो रही है यार, तो ये कभी जब वहां पर आप बैठते हैं थिंक टैंक में, नीति आयोग में, उनकी टेबल पे पेपर आते हैं, तो कुछ उनको लगता नहीं है कुछ फर्क पड़ता है? बिकॉज फ्यूचर से ना हम कभी उतना नहीं डरते। हम लोगों का माइंडसेट ही हेल्थ को लेके वो है कि भाई जो आगे होगा वो देखा जाएगा ना, अभी तो नहीं हुआ ना, अभी हमें कुछ नहीं हुआ, अभी हम ठीक हैं, तो आगे होगा तो देख लेंगे, या वही सब कि भगवान हमें बचा लेंगे, या जो भी होगा। वी आर फेटलिस्टिक भी बहुत है हम लोग, आई थिंक एज इंडियंस, कि भाई चलो किस्मत पे छोड़ दो। तो हम लोग प्रोएक्टिवली इन चीजों से उतना नहीं जगते जितना हमें जगना चाहिए, और हमें तो रोज प्रोटेस्ट करना चाहिए। सिर्फ वो विंटर में 1-2 महीने जंतर मंतर पे जाके कुछ नहीं होगा उससे। ये तो साल भर आपको विषय उठाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी इतनी फंडामेंटल चीज की बात है। सांस लेना सबसे फंडामेंटल चीज है, तो ना इसमें आप कोई बहुत एडवांस चीज मांग रहे हो, सबसे बेसिक है, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हमें लगता है आज तो हम ठीक है ना। ये अपना यूनियन मिनिस्टर की स्टेटमेंट कि भैया देयर इज नो कंक्लूसिव नेशनल डेटा टू एस्टैब्लिश, पार्लियामेंट में क्या उन्होंने बोला, दैट देयर इज नो कंक्लूसिव नेशनल डेटा टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन डिजीजेस एक्सक्लूसिवली ड्यू टू एयर पोल्यूशन। जब आपके यूनियन मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि भैया आपके एयर पोल्यूशन में और आपके अंदर होने वाली बीमारियों में देयर इज नो कंक्लूसिव डेटा कि उनमें कनेक्शन है। ये एक बड़ा क्लेवर प्ले ऑफ वर्ड्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का भी थोड़ा सा प्ले है। ये टेक्निकली उनका स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, नहीं रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि किसी इंसान में भी कुछ भी होता है तो एक से ज्यादा फैक्टर्स मोस्टली होते ही होते हैं जब अंदर आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो हो सकता है कि डायरेक्ट लिंक की एक्सक्लूसिव जो उन्होंने वो शब्द डाल दिया, करेक्ट हो सकता है वो ना मिले ना, जो कि फिर आपको मेरी लाइफ से सारे और फैक्टर्स हटाने पड़ेंगे, तभी आप एक्सक्लूसिव बोल पाओगे, राइट? सो क्लेवर प्ले ऑफ वर्ड्स एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। लेकिन मैं उसी को फ्लिप कर दूं और मैं कहूं कि चलो मेरे अंदर 10 और बुरे फैक्टर्स हैं, ठीक है, लेकिन जो एक ट्रिगर चाहिए उस बीमारी को होने के लिए, उन 10 फैक्टर्स को भी एक्टिवेट करने के लिए, वो एयर पोल्यूशन है। और अगर वो मेरी जिंदगी से मिसिंग होता तो शायद मुझे ये नहीं होता, शायद कुछ और हो सकता था अगर मेरी लाइफस्टाइल खराब होती या जो भी होता, लेकिन ये नहीं होता। तो इट माइट नॉट बी एक्सक्लूसिव, लेकिन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर। एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कुछ दिनों पहले रिसर्च पढ़ रहा था दैट हमारे देश में जितनी मौतें हर साल होती हैं, चाहे वो किसी भी बीमारी की वजह से हो, ऑलमोस्ट 70% केसेस में कॉज ऑफ डेथ लिखा नहीं जाता। हाँ, वो भी है। तो जब सरकार के पास ये डेटा ही नहीं है कि भाई इतने सारे लोग, लाखों लोग एग्जैक्टली किस चीज से मर रहे हैं, हार्ट अटैक से, डायबिटीज से, किस चीज से मर रहे हैं, तो कभी वो उस पर एक्शन ले कैसे पाए? आप देखिए, कभी भी किसी का कॉज ऑफ डेथ, इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ विल नॉट बी एयर पोल्यूशन। माई इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ विल बी माई हार्ट विल फेल और आई विल हैव मल्टी ऑर्गन फेलियर। तो लिखा वो जाएगा, करेक्ट है, लेकिन मुझे हुआ ही क्यों, मैं पहुंची क्यों उस लेवल तक, करेक्ट है, वो ट्रिगर वो है। तो ये तो एक स्मार्ट तरीका है खेल जाना बात को, कि भाई कोई डायरेक्ट नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है, बट जबकि फैक्ट है कि उसी ट्रिगर की वजह से मेरे अंदर और 10 चीजें हो रही हैं, तो वो कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है? अब ये थोड़ा सा मैं पॉलिटिक्स से थोड़ा सा मैं डरता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा डरता हूँ। लेकिन कई सारी चीजें हैं जो बिल्कुल एक्चुअली में इग्नोर की नहीं जाती। सरकार बदली दिल्ली में, उसके बाद जो AQI के मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं
उनको इंटरसेक्शन से हटाकर उनको जंगलों में डाल दिया गया। तो क्या मेरे बच्चे जंगलों में स्कूल पढ़ने जाते हैं? क्या लोग ऑफिस जाते हैं जंगलों में जाते हैं? वो जहां पे जाते हैं वहीं पे लगा होना चाहिए, वहीं की टेस्टिंग होनी चाहिए। आप जंगलों में रिकॉर्ड करके बिल्कुल। और मुझे ये लगता है कि आप मतलब फिर आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? एक तरह से आप अपने आप को ही बना रहे हैं। मतलब मैं कहीं भी मीटर कोई भी लगा दूं और कह दूं कि बस मेरे लिए तो AQI 2 है तो वो अपने आप को ही एक तरह से बेवकूफ बनाना हो गया। और नुकसान हो रहा है, सबका हो रहा है, चाहे सबसे प्रिविलेज्ड इंसान भी हो, उसका भी हो रहा है, उसका भी हो रहा है, क्योंकि कुछ परफेक्ट नहीं है। एयर प्योरीफायर भी आपका, अब मेरे घर में इतने एयर प्योरीफायर लगे, बीच बीच में उनकी लाइट कभी ऑरेंज कभी रेड, जो कि कभी कभी तो वो भी नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, इतना पोल्यूशन है। सही कह रहे हो। तो चाहे कितने भी आप प्रिविलेज्ड हो, आपको फिर भी अफेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से डेटा को या तो घुमा देना या फज कर देना, या उसको कि हम मानेंगे ही नहीं या उसको डिनाई कर देंगे, भाई कर दीजिए, बट अफेक्ट आप ही पे हो रहा है। क्या इनको फर्क नहीं पड़ता, जो स्पेशली जो एक पर्टिकुलर एज के जो हमारे नेता हैं, क्या उनको शायद वो इस चीज को इतना सीरियसली समझते नहीं जितना शायद यूथ समझता है, या जो एक्चुअली में फंस रहा है? जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि 50 से कम की एज के 70% लोगों को लंग कैंसर सिर्फ पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। करेक्ट। लेकिन उनको शायद फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज वो अलग ही डिनाइल में, अलग ही दुनिया में जी अलग रहे ही हैं, उसमें है, और उनका यूनिवर्स अलग है। और उनको अभी तक कुछ हुआ नहीं, या उनको लगता है हो भी जाएगा तो हमें तो बेस्ट ऑफ इलाज मिलेगा, और वैसे होगा नहीं, क्योंकि हमने हर जगह हमारे एयर प्योरीफायर लगे लाखों के, तो ठीक है, हम तो ठीक है। अब ये बाकी लोग हैं, इनको हो रहा है जो हो रहा है। और मैं तो पढ़ रहा था कि अपना पिछले 12 महीने में एवरेज AQI हर महीने रहा है 200 से ऊपर जी। लेकिन कुछ टाइम पहले एक यूनियन मिनिस्टर आते हैं, बोलते हैं जी हमारा AQI इस साल 400 से नीचे रहा, दिस इज अ गुड पॉइंट टू सेलिब्रेट। नहीं तो वही मैं कह रही हूँ ना कि आपको फिर अपना जो बेंचमार्क बनाना है आप बना लीजिए। आपका ये भी हम 500 में खुश होंगे, 1000 में खुश होंगे, आपको जो बोलना है आप बोल लीजिए, बट दैट डजंट चेंज द रियलिटी और द फैक्ट्स। द फैक्ट्स आर स्टिल द सेम। बट इवेंचुअली आप फैक्ट्स, वो जो बैठे हैं, जो लोग जो पब्लिक घर में बैठी है, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, आर दे नॉट? दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वो इमीडिएसी, जैसे वही मैंने बोला ना कि इमीडिएट नहीं दिख रहा हमें। कोविड में डर क्यों था? जिसने कभी मास्क नहीं पहना वो मास्क पहनने लगा, या जिसके पास मास्क नहीं था वो चलो कुछ कपड़ा बांध रहा था, अपना रुमाल बांध रहा था, मुंह पे कुछ कर रहा था। क्यों? क्योंकि एक डर था कि हम आज मर सकते हैं। तो वो डर इसमें नहीं है लोगों में, तो उनको लगता है ठीक है यार, मतलब ये तो हम न्यूज में देखते हैं पढ़ते हैं, हमें थोड़ी ना होगा, या हम तो ठीक ही हैं, हम तो दिल्ली में इतने सालों तक रहे हैं, वही बातें आ जाती। तो जब तक हम लोगों को टैंजिबली दिखा नहीं पाए कि भाई इसका ये इम्पैक्ट है, तभी मैं इसको साइलेंट एपिडेमिक कहती हूँ, बिकॉज हम जैसे लोगों में तो इतना इम्पैक्ट है, लेकिन वो कहीं ना कहीं साइलेंट है। वो लोगों को अभी भी उस तरह से नहीं दिख रहा जिस तरह से कोविड, रोज आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री कोविड में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, बिल्कुल इमरजेंसी राइट सिचुएशन, रोज मीडिया भरी हुई है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। करेक्ट है। बट इसमें मुझे नहीं याद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इन्होंने कभी। नहीं, शायद एक आध कुछ बताने के लिए। हमारे पार्लियामेंट विंटर सेशन में एक बार डिस्कशन नहीं हुआ है, एक बार भी नहीं हुआ। नहीं, जबकि दैट वाज द वर्स्ट टाइम ऑफ एयर पोल्यूशन, पीक टाइम, बट एक बार कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं हुआ कि भाई गवर्नमेंट ऑपोजिशन सब लोग मिलके, क्योंकि ये सबको अफेक्ट करता है। करेक्ट है। बट वो नहीं हुआ। अभी हम लोग जो फेस कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, अभी एम्स की एक स्टडी हुई जिसमें दिल्ली में हर 3 में से 1 बच्चे को उसके लंग्स में प्रॉब्लम है जी, कुछ ना कुछ टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है। और ये नंबर्स देख के मतलब लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है आज की डेट में कि भाई हम नहीं है तो कम से कम हमारे बच्चे तो बेचारे कैसे सहेंगे, हमारे घर में जो बड़े बूढ़े हैं वो बेचारे कैसे सहेंगे। बड़े बूढ़ों की भी कोई चिंता नहीं कर रहा, बच्चों की तो कर लो कम से कम, उसके बारे में भी कोई नहीं सोचता। नहीं, बच्चों के लिए भी मतलब लोग नेब्यूलाइजर लगाए, बच्चे लगाए जा रहे हैं, कई बच्चे तो बहुत सीरियसली भी इल हो रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और कुछ बहुत प्रिविलेज जो लोग हैं वो शहर ही छोड़ रहे हैं, वो भी हुआ है। मेरे जानने वाले ऐसे कुछ लोग हैं कि भाई हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं तो हमने छोड़ दिया, बट वो आप सोचिए कितने कम परसेंटेज है, क्योंकि कितने लोगों में वो प्रिविलेज है। करेक्ट है। मतलब मैं तो इस कंडीशन में हूं, मैं फिर भी दिल्ली नहीं छोड़ पाती, क्योंकि मेरा यहाँ बहुत काम है, मेरे यहाँ बहुत सी चीजें होती हैं आपकी। एकदम से किसी शहर को छोड़ के कहीं भाग जाना इतना आसान नहीं होता। तो लेकिन वो कंसर्न नहीं आया उस लेवल का
कि लोग उस लेवल तक एक्ट करें उस पर। अपने कोरोना टाइम पे तो मास्क लगा लिया, तो क्या अगर एक बार बच्चे आज की डेट में जो 200 AQI भी चल रहा है, दैट इज अ वेरी पुअर AQI, जी तो बच्चों को तो फिर इस हिसाब से मास्क पहन के स्कूल जाना चाहिए, लेकिन नोबडी केयर्स। बिल्कुल। और वो आउटडोर में बच्चे खेल रहे हैं इस तरह के AQI में। मतलब मुझे तो रियली समझ नहीं आता कि कैसे हम सोच सकते हैं कि ये फीजिबल है, या उनके लॉन्ग टर्म में, या मैं तो कह रही हूँ लॉन्ग टर्म भी नहीं, कुछ सालों में भी उनको किस तरह से अफेक्ट करेगा हमें पता ही नहीं है। अभी तो मुझे लगता है सुनामी ऑफ डिजीजेस इज टू कम, वो अभी आएगी बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन। यस, जो आपने पिछले 10-15 सालों में जो बर्बादी की है उसका तो अभी आप इफेक्ट देखेंगे, अभी तो आपने देखा ही नहीं है। सरकार से जब भी सवाल पूछते हैं तो उनका रिप्लाई नॉर्मली होता है, भाई उसने पराली जलाई, वहां पे पराली जल रही है, वो पराली 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 एवरी सिंगल टाइम पराली, जबकि सरकार का खुद का डेटा बता रहा है कि पराली का जो एवरेज पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन है वो 10% या कभी कुछ पर्टिकुलर टाइम पे 35% के आसपास था। उसके अलावा गाड़ियां, कंस्ट्रक्शन, जो कोयले के प्लांट लगे हुए हैं, गार्बेज को हम जला रहे हैं, कूड़ा कचरा, और उसके बाद हमारी ज्योग्राफी भी कुछ ऐसी है जी। तो अब ज्योग्राफी को तो आप बदल नहीं सकते। करेक्ट। ठीक है, अरावली बदलने की कोशिश हुई थी बीच में, अभी थोड़ा रुक गई हो, लेकिन बाकी हम क्या, ये ब्लेम गेम जो चलता रहेगा, आर वी सीरियस विद द ब्लेम गेम इतना? एक्चुअली वही है कि मतलब पहले तो दिल्ली में भी अलग सरकार थी सेंटर से, अब कम से कम दिल्ली में तो सेम है, तो आप वो नहीं कह सकते। यूपी में भी सेम पॉलिटिकल वो है डिस्पेंसेशन, हरियाणा में भी वही है, पंजाब एक अलग है अभी भी। तो एक तो वही है कि मतलब जहां भी वो अलग रहेगा वो डायनामिक तो हमारा चलेगा कि वो सेंटर स्टेट को बोल रहा है, स्टेट सेंटर को बोल रहा है, तो वो एलिमेंट है ही। लेकिन जैसा आपने कहा कि अगर साल भर आपका एवरेज AQI इतना खराब रह रहा है, लिमिट से कम बाहर रह रहा है, 200 से भी ऊपर है, तो मैं तो खराब ही मानूंगी। तो वो सिर्फ पराली तो हो नहीं सकता ना, और वो सिर्फ विंटर भी नहीं हो सकता। बहुत सालों तक हम ये भी बोलते रहे कि वो विंटर की वजह से, क्योंकि वो उड़ नहीं, हवा इतनी नहीं चल रही, तो वो सेटल कर रहा है ज्यादा। लेकिन लोकल फैक्टर्स बहुत है, जैसे आपने कहा कि वेहिकुलर पोल्यूशन, लेकिन वेहिकुलर में भी मुझे लगता है कि जो हमारे मेजर्स होते हैं वो या तो नी जर्क होते हैं या रिएक्टिव होते हैं। आपको वेहिकुलर में भी एक डीपर जाना पड़ेगा कि किस तरह की व्हीकल्स की हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब जो कि फिर हम एक स्वीपिंग स्टेटमेंट कर देते हैं और जो प्रैक्टिकल भी नहीं होता ना। अब मैं सबको थोड़ी ना कह दूंगी कि व्हीकल ही मत चलाओ या व्हीकल मत करो। सो आई नीड टू, और यहाँ गवर्नमेंट का रोल आता है, यहाँ पॉलिसी का रोल आता है कि आप डीपर जाओ, आप आइडेंटिफाई करो कि वेहिकुलर में भी सबसे ज्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन किससे आ रहा है, डीजल है, क्या है जो असली प्रॉब्लम है, तो कम से कम आप उसको टैकल कर पाओ। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन, आपको अलग से उस इंडस्ट्री को टैकल करना पड़ेगा कि भाई आपका जो डस्ट आता है या आपकी जो पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज हैं वो भी बहुत हैं। दिल्ली के आसपास अभी भी हैं, काफी पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज हैं। सो इट इज कि मल्टी सेक्टोरल प्रॉब्लम है, वो सब जानते हैं, और वो हमेशा ही हर जगह जहां हुआ है वो रही है। बट वो आज से, वो तो काफी टाइम से, वो काफी टाइम से है, और वो काफी टाइम से वो सेक्टर्स भी हमें पता है, लेकिन वो थोड़ा डीपर जाने की जरूरत है। वो एक स्वीपिंग डिसीजन या बिल्कुल नी जर्क, और जब आ जाती है प्रॉब्लम तो वो ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 मेजर्स, उससे नहीं होगा सॉल्व, बिकॉज बहुत ही रिएक्टिव है। आप कह रहे हो भाई डीपर जाने की जरूरत है, तो अब तक हम डीपर नहीं गए 10-12 साल में? मुझे लगता है कि नहीं, 12 साल में हम डीपर नहीं जा पाए। हम नहीं गए हैं जितना जाना चाहिए, और जिस तरह के मेजर्स साल भर आपको लेने चाहिए, कंसिस्टेंटली लेने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हम अक्टूबर या नवंबर में कुछ करना शुरू कर दें, एकदम से हम वो पानी छिड़काने लगें और ये सब, उससे कुछ नहीं होगा। वो साल भर करना पड़ेगा, और वो हर इंडस्ट्री के साथ काम करना पड़ेगा जहां इफेक्ट आ रहा है। मैं चाइना के बारे में देख रहा था दैट बीजिंग में एक टाइम था जब 2012-13 में उनका AQI 1000 के आसपास हुआ करता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने
कोल की फैक्ट्रीज वगैरह जो प्लांट वहां पे लगे हुए थे उनको वो कट करके अलग अलग छोटी छोटी फैक्ट्रीज में थोड़ा दूर शिफ्ट किया। Correct. जो इंडस्ट्रीज जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैला रही थी उनको वहां से दूर शिफ्ट कर दिया। जो गाड़ियां थी उनका लॉकडाउन लगाना शुरू किया ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, और ईवी गाड़ियां, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज्यादा पुश किया उन्होंने। करेक्ट। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, विंटर्स में कंस्ट्रक्शन पे कंप्लीट बैन लगा दिया, ट्रीज वगैरह उन्होंने बढ़ाए, मॉनिटरिंग जो स्टेशंस थे उनको लाइव किया ताकि बिल्कुल लाइव आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले, उस पे एक्शन लिया जाए। हमारे यहाँ पे करेक्ट, हमारे यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा। नहीं तो मैं वही कह रही हूँ, चाइना है और लंदन अगर आप चले जाएं बहुत पहले, मतलब सेंचुरी दूसरी हो जाएगी, लेकिन उनको भी था एयर पोल्यूशन का बहुत प्रॉब्लम। तो बहुत से बड़े शहरों को रहा एट सम पॉइंट, लेकिन उन्होंने उसकी इम्पोर्टेंस समझी है, उन्होंने समझा है कि ये पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, ये सिर्फ पब्लिक हेल्थ नहीं, ये इकोनॉमिक क्राइसिस है। अगर आप उस जगह पे आप इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हो, आप उस जगह पे कह रहे हो बाहर के लोग आए, टूरिस्ट आए, कैसे आएगा कोई अगर इस तरह से बिल्कुल जहर है हवा में। करेक्ट। तो उन्होंने समझा उसको और टैकल किया। तो ऐसा नहीं कि हमें सॉल्यूशंस हैं नहीं, हमारे पास भी है, हम दूसरों से भी सीख सकते हैं, लेकिन वो विल होनी चाहिए, वो अर्जेंसी होनी चाहिए, हमें समझना चाहिए कि दिस इज इम्पोर्टेंट। हमारा इंडिया लंग कैंसर के केसेस में, लंग कैंसर जो डायरेक्टली पोल्यूशन की वजह से होते हैं, डायरेक्टली उसके केसेस में दुनिया में 4th नंबर पे आता है। पर इसमें भी कई सारे डाउट्स इस चीज के हैं कि हमारे यहाँ पे कैंसर की स्क्रीनिंग इतनी रेगुलर तरीके से नहीं होती। कई सारे लोगों का तो पता ही नहीं चलता कि इनको कैंसर है। लंग कैंसर की कोई स्क्रीनिंग नहीं है इंडिया में, कोई भी स्क्रीनिंग नहीं है, चाहे आप स्मोकर हो, आप नॉन स्मोकर हो। मैं तो यही कहती हूँ कि कम से कम अब ये हाईली पोल्यूटेड प्लेसेस लाइक दिल्ली एनसीआर में सबको आपको स्मोकर की तरह ट्रीट करना चाहिए, एक्चुअली करना चाहिए, और स्क्रीन करना चाहिए कम से कम साल में एक बार। क्योंकि हम लोग तो बहुत एलिवेटेड रिस्क पे हैं इस ज्योग्राफी में, लेकिन हमारे यहाँ लंग कैंसर की कोई स्क्रीनिंग नहीं है। आयुष्मान भारत का मैं देख रहा था कि मान लीजिए जो प्रिविलेज्ड क्लास है, जिनके पास पैसा है, या फिर वो लोग हैं जिन्होंने अपना मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है, वो जाके हॉस्पिटल में चेकअप वेकअप करा लेंगे, इलाज भी करा लेंगे, शायद किस लेवल तक करा पाएंगे। पर जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है जो आयुष्मान भारत यूज करती है, उसमें आपका अगर कैंसर हो जाता है तो कीमो के टाइम वो कीमो को कवर करता है, पर जो टारगेटेड थेरेपीज होती हैं कि इम्यूनोथेरेपी है, जो बहुत मोटा अमाउंट जिसमें खर्च होता है, वो उसको कवर ही नहीं करता। तो हमने जो इलाज में भी, हमने कैंसर के इलाज में हमने न जाने कितने सारे बड़े डोमेन को हमने छोड़ दिया। और मैं एल्क में तो खास तौर से कीमोथेरेपी कभी एकदम से शुरू में नहीं दी जाती, वो बल्कि पेशेंट को और मार सकती है, बीमार कर सकती है। और जो आपको हुआ है, जो मुझे जिस टाइप का कैंसर हुआ है, उसमें सबसे पहले आप टारगेटेड पे ही जाते हो। अगर आपके सारे टारगेटेड फेल हो गए, तब जाके आप कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई करते हो कीमोथेरेपी के साथ या कुछ और करते हो। लेकिन मेरे टाइप के कैंसर में तो कीमो पेशेंट को दी ही नहीं जाती, और यही लड़ाई मेरी चल रही है पेशेंट एडवोकेसी में भी, कि आप पेशेंट को फिर कुछ मत दो, कीमो देने से तो बेटर कुछ मत दो। अगर आपको टारगेटेड नहीं देनी, कम से कम जहर उसके लिए मत करो, या उसकी हालत और खराब मत करो। पर ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि दुनिया में सारे पेशेंट्स कीमोथेरेपी नहीं लेते इस तरह के कैंसर के लिए, सीधे टारगेटेड पे जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं कैंसर्स जिनमें आप इम्यूनोथेरेपी भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वही बात है ना कि मतलब हम अज्यूम करते हैं कि मतलब सर्टन लोग, चाहे ये गरीब हो या चाहे जो भी हो, मतलब इनको बेस्ट चीज की कोई जरूरत नहीं है, इनको बस दे दो, आपने कीमो दे दिया। लेकिन वो बेस्ट से बेस्ट इलाज वो बहुत महंगा है, उसमें मुझ जैसे लोग भी स्ट्रगल करते हैं। हमारे यहाँ ख्याल मिडिल क्लास के लिए तो कुछ भी सपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मिडिल क्लास भी रियली सफर करता है जब उसको इस तरह की महंगी टारगेटेड दवाई या इम्यूनोथेरेपी लेनी पड़ती है। मतलब अनलेस कि आप बिल्कुल ही अंबानी अडानी हो तो आप नहीं करोगे सफर, लेकिन मिडिल क्लास वो तो वैसे भी सफर नहीं मुझे नहीं लगता कि उनको वैसे भी कभी कैंसर, इवन मिडिल क्लास सफर्स। तो मुझे लगता है 99% ऑफ इंडिया कैन नॉट अफोर्ड these immunotherapies, these targeted therapies without some additional support, जो आज की डेट में हमारे यहाँ नहीं है। हमारे इंडिया में जो 90% लोग हैं वो 25,000 रुपए महीने से कम कमाते हैं। 90%। Exactly. कल अगर किसी को कैंसर हो जाए, कुछ नहीं, खत्म। आप
लोग घर बेच देते हैं और लोग फिर मेरे पास आते कहते कि अब हमारे पास बस हम ही बचे हैं बेचने के लिए, हम सब बेच चुके हैं, तो इसलिए इससे बेटर हम मर जाएं, क्योंकि हम वरना इतना बोझ बन जाएंगे हमारे जो बचे हुए फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए, वो पूरी जिंदगी बिता देंगे अपना डेट रीपे करते करते। और ऐसे भी लोग मैं जानती हूँ, आज तक उनका फैमिली मेंबर चला गया 7 साल पहले 8 साल पहले, वो आज तक वो डेट ही रीपे कर रहे हैं। और एक मिडिल क्लास फैमिली है, गरीब आदमी के पास ऑप्शन क्या है, या तो आप एम्स की लाइन में जाके खड़े हो, महीनों तक इलाज हो, या फिर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाओ, करेक्ट, वहां पे जाके धक्के खाते रहो। करेक्ट। पब्लिक प्रोटेस्ट क्यों नहीं करती है? पब्लिक अपने घर में बैठी है। अभी कुछ दिन पहले इंडिया गेट पे थोड़े बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, जो पुलिस वालों ने धक्के मार के भगा दिया, वो भी है, बसों में उठा के ले गए। डॉग्स का इशू होगा तो सारे आ जाएंगे जी, बहुत सारे आ जाएंगे जी, पढ़े लिखे लोग भी आ जाएंगे जी। लेकिन जब ये जो एक कॉमन इशू है, जो बहुत ही, जो हर किसी के बच्चों पे, बूढ़ों पे, जवान लोगों पे, सब पे इफेक्ट कर रहा है, लोग प्रोटेस्ट नहीं, कम से कम खुल के कोई सामने आके बोलो तो सही, करेक्ट। सोशल मीडिया पे क्लियरली बताओ तो सही। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो, हाँ, आप एक सिंपल एक सवाल पूछ सकते हो, तो पब्लिक क्यों चुप है? पर हमारे यहाँ एक तो चलिए हो गया कि हमने समझा ही नहीं कि ये हमारे लिए रेलेवेंट है या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये किसी और की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है, एक वो हो गया। दूसरा हो गया डर बहुत है, हर समय लोगों में डर रहता है कि हम किसी को क्वेश्चन कर देंगे, इंक्लूडिंग अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको क्वेश्चन कर देंगे तो भाई हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा या हमारी फैमिली का किसी का नुकसान हो जाएगा, तो वो डर बहुत ज्यादा है लोगों में। तो लोग मुझे आके बोलते हैं कि आप बोल दीजिए हमारे बिहाफ पे, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। तो मैंने कहा ऐसे नहीं वर्क करता ना, अगर सिर्फ मैं बोलती रहूंगी तो कौन सुनेगा, लेकिन हाँ हजारों लाखों लोग बोलोगे आप लोग तो शायद कोई सुने। लेकिन वो फियर जेन्युइन है, मतलब चाहे सोशल मीडिया पे डालने के लिए फियर हो, मतलब मैं तो बहुत खुले तरीके से ट्वीट कर देती हूँ या पोस्ट कर देते हो, लेकिन मोस्ट लोग इस तरह के कंफर्ट जोन में नहीं है कि हम बोलेंगे, तो वो डरे हुए, सहमे हुए, वो ड्राइंग रूम में कॉन्वर्सेशन होता है, घर में होता है, वो भी एयर प्यूरिफायर चला के उसमें बैठ के वो बातें होती है, लेकिन उसके अलावा फिर वो बाहर नहीं जाता। मतलब कितने लोग इसको कंसिस्टेंटली रेज करते हैं? हार्डली एनी। अगर यही चलता रहा तो फिर अगले 10-15 साल में क्या सीन होगा? मुझे लग रहा है कि वर्स्ट इज येट टू कम। जो हमने करा है पिछले 10-15 सालों का डिटीरियोरेशन ऑफ एयर क्वालिटी, 10 साल 11 साल तो मैं देख रही हूँ, चूंकि मैं ही यहाँ पे रही हूँ, काम किया है मैंने, उसका असली इफेक्ट अब आप अगले 5-10 साल में या जो भी देखेंगे। तो एक मुझे लग रहा है एक तरह से एक सुनामी है जो बीमारियों की आएगी, बेशक थोड़ी सी स्टैगर्ड आए, लेकिन वो आएगी जरूर। किस किस तरह की बीमारियां? ये सिर्फ लंग कैंसर नहीं है, एयर पोल्यूशन और लिवर कैंसर का भी लिंक बहुत तगड़ा निकला है, साइंटिफिक जर्नल में बहुत पेपर हैं, लोग पढ़ सकते हैं। आपके दिमाग को अफेक्ट करता है एयर पोल्यूशन, तो सिंपल चीज़ तो हो गई कि आपका मूड लो हो गया या आपको कुछ हो गया, लेकिन इतनी गंभीर चीज़ जैसे डिमेंशिया, अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया, मतलब डिमेंशिया ज़्यादातर जो ओल्डर लोग हैं उनमें होता है, करेक्ट है, लेकिन एयर पोल्यूशन से वो किसी 40 साल 50 साल के इंसान में ट्रिगर हो सकता है। तो अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया। फिर आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, वही मैं कह रही थी कि ज्यादा समय नहीं चाहिए, थोड़े से टाइम के एक्सपोजर में आपके लेवल्स बढ़ सकते हैं, और हाँ आपको डायबिटीज भी हो सकती है। तो इसके इफेक्ट्स मतलब बॉडी के हर हिस्से में आप सोच लीजिए, सिर्फ एक लंग कैंसर नहीं है, लंग कैंसर तो है ही खैर सबसे डायरेक्ट बहुत बड़ा इफेक्ट, लेकिन और भी तरह के कैंसर हैं और भी तरह के एलिमेंट्स हैं जो इससे आएंगे। हम कह रहे हैं कि बच्चों का आईक्यू अफेक्ट होगा, करेक्ट है, उनकी एबिलिटी पढ़ाई करने की वो अफेक्ट होगी। तो हर चीज आप कोई भी डायमेंशन उठा लीजिए, और ये बिना रिसर्च के बातें नहीं है, ये रिसर्च इसमें है, साइंटिफिक रिसर्च है, जर्नल में पब्लिश्ड है, बाहर के देशों में रिसर्च भी हुआ है। तो वो हम डिनायलिज्म में हैं, लेकिन वो आएगी। मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ। मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा, मतलब एक फेमस सो कॉल्ड ब्रांड हॉस्पिटल है, तो मतलब जनरल हॉस्पिटल है, आप सारे उसमें सारी स्पेशलिटी हैं। अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, 1-2 साल पहले उन्होंने उसी के साथ एक उतनी ही बड़ी बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ कैंसर के लिए बनानी शुरू कर दी। एंड मैं जब उसे देखता हूं तो मेरे माइंड में बार बार यही सवाल आता है कि दे आर सो कॉन्फिडेंट
कि अरबों रुपए खर्च करके एक पूरी बिल्डिंग सिर्फ कैंसर के लिए बना रहे हैं, बिकॉज दे नो कि आगे क्या होने वाला है। एंड कैंसर इज द बिगेस्ट बिजनेस आज की डेट में, आप देखिए सबसे बड़ा, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, यंग लोगों में बढ़ रहे हैं, मेरे जैसे लोगों में। फिर हमारे यहाँ 75% ऑफ कैंसर केसेस जो डिटेक्ट होते हैं वो स्टेज 3 या 4 पे होते हैं। 75। तो अर्ली डिटेक्शन हमारे यहाँ होता ही नहीं है। तो जब इंसान स्टेज 3 या 4 पे आएगा आपके पास, तो उसकी जो ट्रीटमेंट्स होंगी, जो दवाइयाँ होंगी, वो ज़्यादा महंगी होंगी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी, उसके आउटकम्स भी पुअरर हो सकते हैं और होंगे। लेकिन जो उसको इलाज भी लगेगा वो ज़्यादा महंगा, ज़्यादा मुश्किल होगा। बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि खर्च करेंगे लोग। और इसीलिए बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज यहाँ पे प्राइवेट एक्विटी भर भर के आ रहा है हमारे यहाँ, हॉस्पिटल्स खरीदे जा रहे हैं, कैपिटल, प्राइवेट एक्विटी, बिकॉज उनको दिख रहा है ये 140 करोड़ बीमार लोग और कहाँ मिलेंगे उनको। कैंसर जिस स्पीड से बढ़ रहा है वो हर घर में पहुंचने वाला है। अगर आज नहीं पहुंचा तो पहुंचने वाला है। और ये सिर्फ बूढ़े लोगों में नहीं होगा, क्योंकि बूढ़े लोगों में तो चलिए ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी होता है, हम एक तरह से उसको मान भी लेते हैं कि 70 इयर्स ऑफ एज की बाद या जो भी, ठीक है, बॉडी का नॉर्मल नेचुरल एक वेयर एंड टेयर हो रहा है। लेकिन जब 20 साल के किसी इंसान में होता है, 30 में होता है, 40 में होता है, 50 में भी होता है, तो वो एक चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है, क्योंकि हम इस तरह के एनवायरनमेंट में जीते हैं। लाइफस्टाइल भी फैक्टर्स हैं, लेकिन अभी तो मुझे लगता है इंडिया में सबसे बड़ा फैक्टर एनवायरनमेंट है। मैं कितनी अच्छी लाइफस्टाइल कर लूँ, मैं कितना एक्सरसाइज कर लूँ, मैं कितना अच्छा खाना खा लूँ, लेकिन हवा अगर ऐसी है तो कोई फायदा नहीं है। मैं लास्ट के 2 क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, विच इज ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन आता है, आप नीति आयोग में थे, इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आपने काम किया और काफी टाइम तक काम किया, कि भाई उर्वशी हमें एक 3 पॉइंट्स बताओ, 3 अपना प्लान ऑफ एक्शन बताओ कि ये 3 काम करो जिससे हमारा पोल्यूशन अगले 5 साल में ठीक हो जाएगा। कम होगा नहीं होगा पता नहीं, एटलीस्ट मैं ठीक वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो 3 चीजें हमें हमारी सरकार को, आप मुझे हेल्थ मिनिस्टर बना दीजिए, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए कोई वोट नहीं करेगा। एयर के लिए मतलब सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि प्लीज एक डीप डायग्नोस्टिक करिए। जो आपने ऊपरी स्टडीज करी है, एनालिसिस करी है, बहुत हुई हैं, बहुत फंडर्स भी हैं स्पेस में, उससे हमें रूट कॉज बहुत चीज़ों का ठीक से, सेक्टर्स के विद इन, वेहिकुलर के विद इन, कंस्ट्रक्शन के विद इन, आप पहले वो करिए। फिर उसके बाद आप उन स्टेक होल्डर्स के साथ काम करिए, चाहे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट वाले हो। ईवी की बात की आपने, तो ईवी की हम लोग भी बहुत समय से बात कर रहे हैं, लेकिन वो उस लेवल पे आ नहीं पाया है। तो उसके क्या बैरियर्स हैं, उनको हमें एड्रेस करना पड़ेगा कि क्यों वो इतना नहीं बढ़ पाया है, डिमांड साइड से भी, सप्लाई साइड से भी। तो ईज ऑफ यूज है, प्राइस है, क्या इशू है, जो भी है, तो वो हमें थोड़ा सा उसमें डीप जाके ही हमें ऊपर से पता है ब्रॉडली क्या इश्यूज है हमारे एयर पोल्यूशन में, लेकिन हमें उनको सेक्टर वाइज जाके उन स्टेक होल्डर्स, उन इंडस्ट्रीज के साथ काम करके, प्लस लोगों में एक तरह से वो टैंजिबल उसको बनाना कि आपके लिए ये हवा मतलब बिल्कुल ही ठीक नहीं है, वो सबके लिए करना जरूरी है। जो कि इंडस्ट्री भी है, तो भाई सांस तो वो लोग भी ले रहे हैं, उनके भी वर्कर्स ले रहे हैं, उनके भी लोग जो ऑफिस में जा रहे हैं ले रहे हैं। तो आपको इसमें सबको एक भागीदार भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी हुआ नहीं है। वो अब कुछ लोग स्पोरेडिक प्रोटेस्ट, इस सब से कुछ नहीं होगा। मतलब एवरीबडी का जब तक बाय इन नहीं आएगा बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जैसे आपने कहा, कुछ चीजें हम चेंज नहीं कर सकते, ज्योग्राफी हम नहीं कह सकते कि एकदम से हवा का फ्लो यहाँ कुछ अलग हो जाए, पॉसिबल नहीं है, या वो हो जाए। तो दैट, एंड आई फील कि ये जो सेंटर स्टेट की लड़ाई है इस विषय पे, वो खत्म करनी बहुत जरूर, क्योंकि ये सबको अफेक्ट करता है। मतलब फर्क नहीं पड़ता कौन सी गवर्नमेंट है, लेकिन सांस तो भाई हम सभी ले रहे हैं। तो ये जो कांस्टेंट ब्लेम गेम है, कांस्टेंट लड़ाई सेंटर स्टेट में चलती रहती है को लेके, हाँ, इस इशू को लेके, ये तो खत्म करनी ही चाहिए। और पार्लियामेंट में प्लीज इसको ढंग से डिबेट करिए, कंस्ट्रक्टिवली करिए, सिर्फ झगड़ते मत रहिए, क्योंकि ये सबके लिए इसका असर है। और पॉलिटिशियंस भी यहाँ रहते हैं मतलब उनकी भी फैमिलीज इस तरह की एयर में रहती है, मतलब सब अफेक्ट हो रहे हैं।
तो इसमें वो डिविसिवनेस लाना और ब्लेम गेम करना, कोई भी उसका कुछ हासिल नहीं होने वाला है। एक आम आदमी, ये तो बात हो गई जो सरकार क्या करेगी, पावरफुल लोग क्या करेंगे। एक आम आदमी अपने घर में बैठा है, बीवी बच्चे वाला आदमी है, अपने बच्चों को देखना है, अपने माता पिता को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, वो क्या करे, अपने आप को कैसे बचाए, या फिर अपनी इस हवा को बेटर बनाने के लिए, बिकॉज ये उसका घर है। करेक्ट। कुछ पैसे वालों के लिए बोलना बहुत आसान है कि भाई तुम एक काम करो, दिल्ली छोड़ के चले जाओ। करेक्ट करेक्ट। ठीक है जी, आपके पास पैसे होंगे, शायद आप जा सकते हैं। एक आम आदमी के पास नहीं है इतना पैसा, वो कहाँ जाएगा, उठा के नई जगह पे जाके कैसे सेटल होगा, क्या करेगा, नौकरी कहाँ से करेगा, कमाई कहाँ से करेगा, वो क्या कर सकता है? क्या कुछ एक स्टेप्स है हमारे कि एटलीस्ट वो ये करना स्टार्ट करे, जिससे चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे सरकार से बात करने को लेकर हो, कुछ स्टेप्स वगैरह हैं ऐसे जो? नहीं, एक तो मतलब हमारे जो एफ्लुएंट लोग भी हैं, अब जैसे दिल्ली में एक घर में कई बार 4-4 गाड़ियां हैं, थोड़ा सोचिए कि आपको क्या 4-4 गाड़ियों की जरूरत है? क्या सब आपको चलानी है एक टाइम पे? फिर अपने लिए जो इंसान है जो थोड़ा गरीब है या जो भी है, उसके पास तो ये सब है नहीं, वो शायद इतना कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहा एयर पोल्यूशन में, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए, जैसे मैं देखती हूँ हमारे ट्रैफिक पुलिसमैन या हमारे जो डिलीवरी वाले एजेंट्स हैं, मैंने बल्कि ये दीपिंदर गोयल सब कई बार सोशल मीडिया पे भी डाला मैंने कि भाई आप लोग कम से कम अपने डिलीवरी एजेंट्स को तो इसके बारे में एजुकेट करो, उनको मास्क दो, उनकी फैमिलीज को मास्क दो, बेसिक एक N95। करेक्ट। तो ये तो कर ही सकते हैं ना, मैं नहीं कह रही कि ये कोई सोल्यूशन है, ये ठीक है, मास्किंग है, थोड़ा बच रहे हैं प्रॉब्लम से, बट फिर भी कुछ तो फर्क पड़ेगा, अवेयरनेस ही बढ़ेगी। हाँ, ट्रैफिक पुलिसमैन पूरे दिन खड़े रहते हैं इस तरह के रोड में, पोल्यूशन, डस्ट, तो और वो बड़ा अजीब सा कपड़े वाला मास्क पहनते हैं, कुछ एक ने पहना भी तो शायद कुछ होगा भी नहीं, PM 2.5 तो उगता भी नहीं, कुछ नहीं होगा, कम से कम N95 तो चाहिए ही आपको, अगर आपको PM 2.5 से बचना है। तो मैं कह रही हूँ कि ये लोग तो अफोर्ड भी कर सकते हैं, हमारे जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, वो ये सब स्टार्टअप्स चला रहे हैं, गिग इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई है, इतना तो आप कर सकते हो कि एक तो आप उनको एजुकेट कर दो और उनको और उनकी फैमिलीज को एटलीस्ट आप एक मास्क ही दे दो, कुछ उसमें एक बिहेवियर भी आएगा। करेक्ट। मैं हार्डली किसी को देखती हूँ सड़क पे या मैं बाहर जाती हूँ कहीं, तो यूजुअली मैंने ही पहना होता है और किसी ने नहीं पहना होता। नहीं, वो तो सर्दियों में तो फिर भी कुछ लोगों ने पहन लिया था जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, अदरवाइज तो कोई नहीं। बट आई थिंक अगर आप सड़क पे हैं तो फॉर श्योर आपको 100% पहनना है, या आप किसी भी खुले ऑटो में जा रहे हैं, रिक्शा में जा रहे हैं, जहाँ आ रही है आपके ऊपर हवा, वो तो 100% आपको पहनना चाहिए। एंड कम से कम साल में एक बार अपना इंस्पेक्शन करा लेना चाहिए शायद। हाँ, एक बार मतलब एटलीस्ट एक जनरल चेक तो कराना ही चाहिए अपना, और हमारे लिए स्पेसिफिकली लंग कैंसर वगैरह के लिए अभी कुछ, जैसे मैंने कहा, है नहीं। अब आप अगर प्रिविलेज्ड हैं तो कोई अपना CT स्कैन भी करा सकता है, बट CT स्कैन में एक रिस्क भी है, एक रेडिएशन भी रहता है, तो ऑल्दो लो डोज CT स्कैन वगैरह ये सब चीज़ें हम कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क है उसमें कि किसी बिल्कुल हेल्दी पर्सन को मतलब अदरवाइज अभी तक जो हेल्दी है उसमें हम स्कैन क्यों करें? हमने देखा ना, वो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनका नहीं होना चाहिए, बाकी तो हाँ। तो लेकिन आई थिंक सर्टेनली आप अपना एक बेसिक चेकअप, यू नो, इवन फॉर द चेस्ट, द लंग्स, वो तो आप करा ही सकते हैं। और अगर कोई भी सिम्टम आए तो उसको निग्लेक्ट नहीं करें, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, और कई बार जो सिम्टम्स भी आते हैं लंग कैंसर के, जैसे मेरा कोई लंग रिलेटेड सिम्टम था ही नहीं, और मेरा आज तक नहीं थैंकफुली, और था भी नहीं, मतलब आपको खांसी कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। तो मेरे सिम्टम्स जो भी थे वो जनरलाइज थे, वो बुखार वगैरह, लो ग्रेड फीवर हो गया, थकान हो रही है, और मैंने तो इमीडिएटली उस पर एक्ट किया। तो मेरा तो फ्रॉम फर्स्ट सिम्टम टू डायग्नोसिस वाज लेस देन 2 months। अच्छा, जो कि बहुत ही कम होता है स्टेज 4 कैंसर्स में। नॉर्मली लोग महीनों मिस डायग्नोसिस, इंडिया में हम लंग कैंसर को TB बहुत बार बुला देते हैं। यस, मेरे फादर के साथ ये बहुत प्रॉब्लम है, मेरे फादर के साथ सेम चीज। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं TB होगा, पानी भर गया फेफड़ों में, पानी भर गया, तो उसमें फिर लोग 6-6 महीने 8-8 महीने घूमते रहते हैं सही डायग्नोसिस भी मिलने के लिए। सो आई थिंक एटलीस्ट जो भी सिम्टम आए, चाहे थकान ही आ रही हो, नींद नहीं आ रही है आपको, एपेटाइट आपका कम हो गया, खाने का मन नहीं है, या बदल भी गया एपेटाइट, जो आपको अच्छा लगता था अब नहीं लगता, तो जनरलाइज हो सकता है, जरूरी नहीं कि लंग या तो खांसी ही होगी। करेक्ट है, कुछ भी कहीं भी कुछ सिम्टम बॉडी में आ सकता है। कई बार आपको बस डिप्रेशन फील हो सकता है। मैं जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि जब
मेरा फर्स्ट फिजिकल सिम्टम आया वो तो था कि फटीग, एक्सट्रीम फटीग, क्रशिंग फटीग, लेकिन उसके कुछ हफ्ते पहले से मेरा मूड बहुत लो हो गया था, अब जब मैं रेट्रोस्पेक्टिवली सोचती हूँ। करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, आपको कैंसर हो चुका है, 4th स्टेज पे हैं आप, दवाइयाँ आप खा रहे हैं, लेकिन अभी भी समाज में बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिविटी है कि भाई हम ऐसे लोगों के साथ कैसे बात करें, उनको कैसे ट्रीट करें, उनके अंदर के डर को, उनकी इनसिक्योरिटीज़ को, और ये कोई और कैंसर जैसी चीज़ को, वो भी 4th स्टेज, मेजॉरिटी लोग आज भी नहीं समझते, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझते। उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि एटलीस्ट चाहे वो आप हैं या कोई और है आपकी जगह, तो क्या समझना चाहिए, एटलीस्ट कैसे ट्रीट करना चाहिए? आई थिंक आपको वो एम्पैथी रखनी चाहिए कि किसी के साथ भी हो सकता है, तो ठीक है आज तक आप सलामत हैं, आपकी फैमिली सलामत है, बट किसी के साथ भी हो सकता है। तो वो सेंसिटिविटी, एम्पैथी, उनकी बात ज़्यादा सुनना और अपनी एडवाइस कम देना। हम लोग इंडिया में एडवाइस देना बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं। और अगर आप किसी के शूज़ में नहीं हैं, आप नहीं चले उन शूज़ में, तो आप एडवाइस नहीं दे सकते, तो आपको देनी भी नहीं चाहिए। तो आप उनकी बात सुनिए, आप उनके साथ रहिए, उनको उस तरह का सपोर्ट दीजिए, कंपनी दीजिए, उनके साथ बाहर चले जाइए कॉफ़ी पे कोई पिक्चर देख आइए, लेकिन अपना ज्ञान मत बांटिए इतना, और ये सब मत लिंक करिए कि कर्मा हो गया और ये हो गया और वो हो गया। ये सब बातें तो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। बीमारी है, बीमारी की तरह ट्रीट करिए, और वो इंसान सिर्फ एक कैंसर पेशेंट नहीं है, उसकी पूरी आइडेंटिटी है। तो मुझे जब भी लोग पैनल वगैरह पे भी बोलते हैं कैंसर पेशेंट, मैं टोक देती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि मेरी पूरी आइडेंटिटी है, उसमें एक हिस्सा है कैंसर, लेकिन वो मुझे नहीं डिफाइन करता पूरी तरह से। Correct. तो उस तरह से लेबल्स लोगों पे नहीं लगाने चाहिए, और उनको बस एक इंसान की तरह आप ट्रीट करिए, अच्छे से ट्रीट करिए, और ज्ञान मत दीजिए। बट लकीली मैं तो ज्ञान नहीं दूंगा आपको किसी भी तरह का, लेकिन मैं आपको थैंक यू ज़रूर बोलूँगा। आप ऐसे टाइम पे भी आए, मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा कि आप अपना ध्यान रखें, अपने घर में रहें, और जब आपने हिम्मत दिखाई कि ठीक है हाँ गौरव, हम इंटरव्यू करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, तो आई वाज सो हैप्पी कि एटलीस्ट आप आए यहाँ पे। एंड मेरे लिए आपके साथ इंटरव्यू करना, इट्स लाइक अ फेदर इन माई कैप। सो मेरी टोपी पे एक फेदर आ गया, तो आई एम लाइक वेरी हैप्पी। तो आई एम गोइंग टू टेल अ लॉट ऑफ पीपल नाउ। मैं क्या करता हूँ, जब भी किसी को पॉडकास्ट के लिए इनवाइट करता हूँ, तो आई एम गोइंग टू टेल योर नेम नाउ कि भाई मैंने उनको बुलाया। सो इट्स ऑलवेज अ फेदर ऑन द कैप, एंड आई एम सो थैंकफुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड प्लीज, आप, डॉक्टर ने बोला कि 7 साल तक दवाई चलेगी, मैं अगले 15 साल बाद भी आपका इंटरव्यू लूंगा। बिल्कुल। और हर साल लूंगा, और इसी एनर्जी के साथ लूंगा जी। आप अपना प्लीज ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।